न्यूटन लॉ वाले चैप्टर में ही थे, न्यूटन लॉ वाले चैप्टर में। और थोड़ा सा आज ना पुली वाले को डिटेल में लेंगे, पुली वाले चैप्टर्स को हम लोग जरा डिटेल में कंसिडर करके, और एक टॉपिक है वो आज हम लोग अलग से डील करेंगे। तो पहले पुली वाले क्वेश्चंस देखेंगे। नेहल सर्कुलर मोशन नहीं आएगा और रिकॉर्डिंग ऑन है। देखो ये जो पुली वाले अरेंजमेंट होते हैं ना, अनंत स्प्रिंग बाद में है ना, पुली मास सिस्टम पे जरा देखो, क्योंकि प्रीवियस क्लास में इसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। बट सीधा सा देखिए क्या है सिस्टम। तो देखो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, सिंगल पुली सिस्टम लेते हो, फिर डबल पुली सिस्टम लेते हो, ऐसे करके क्या होता है रिजल्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक सिंगल पुली सिस्टम है। अभी स्टार्ट किया है बच्चा, अभी स्टार्ट किया है सिंगल पुली सिस्टम। तो सिंगल पुली सिस्टम क्या होता है, जहां पर आप एक इस तरफ एक पुली अटैच कर देते हो। सिंगल पुली सिस्टम का मतलब होता है एक सर्कुलर पुली है, और सर्कुलर पुली को हम लोग कहीं से सस्पेंड कर देते हैं, कहीं से हैंग कर देते हैं, और इसके ऊपर से स्ट्रिंग पास करते हो। और उस स्ट्रिंग में क्या होता है कि भाई अगर हमने दोनों तरफ मासेस लगा रखे हैं, मान लो इधर भी कुछ मास कनेक्ट किया हुआ है ए, और दूसरी तरफ भी अगर हमने कोई मास कनेक्ट किया हुआ है बी, तो दो बातें इसमें आपको बतानी है। जो डिस्कशन है वो दो बातों का है। वो दो बातें ये हैं जो डिस्कस यहाँ पर करना है, उनमें दो बातें ये है हमारी। एक तो ये कि जो पुली वाले क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, या इनको जब डील करेंगे, तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ पहले भी कि हम सब कुछ आइडियल कंडीशंस के अंदर बात करेंगे। हमारा जो भी डिस्कशन है वो आइडियल कंडीशंस में है, और आइडियल स्ट्रिंग यूज करेंगे, और दूसरी कंडीशन में हम अपने लिए आइडियल पुली यूज करेंगे। तो हमारा जो भी डिस्कशन होगा वो इन दो आइडियल कंडीशंस के अंदर में करेंगे हम। आइडियल स्ट्रिंग जहां पर भी बोला जाएगा आइडियल स्ट्रिंग, तो उसका मतलब हमारे लिए होगा, अगर आइडियल स्ट्रिंग वर्ड में यूज कर रहा हूं तो इसके दो मतलब है। एक तो स्ट्रिंग का मास इग्नोर किया जाएगा, मास ऑफ स्ट्रिंग इग्नोर करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे इसको, हम लोग इग्नोर करेंगे। तो मासलेस मतलब मास होगा भी तो इग्नोर कर देंगे उसको, ठीक है, मासलेस। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये कहा जाता है कि ये इन एक्सटेंसिबल होगा। मतलब इन एक्सटेंसिबल का मतलब क्या हुआ, इन एक्सटेंसिबल वर्ड का मतलब ये हुआ कि अगर वो स्ट्रिंग 1 मीटर की है, तो अपने पूरे लाइफ के अंदर वो 1 मीटर की ही रहेगी, कभी भी उसकी लेंथ 1 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल नेवर चेंज। ठीक है, ये हो गया इन एक्सटेंसिबल, मासलेस। और तीसरा पॉइंट, नहीं नहीं, तीसरा पॉइंट, अब रुक जाओ बच्चा। मासलेस, इन एक्सटेंसिबल, ये दो पॉइंट है। इन एक्सटेंसिबल का मतलब होगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल रिमेन कांस्टेंट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। और तीसरी चीज इसके अंदर मानते हैं कि उसके अंदर कितना भी फोर्स आप अप्लाई करोगे वो कभी भी ब्रेक नहीं करेगी, नेवर ब्रेक्स। ये हमारा तीसरा पॉइंट है, नॉन इलास्टिक, नेवर ब्रेक, विल नेवर ब्रेक, कभी टूटेगी नहीं। मतलब ऐसा धागा हम यूज कर रहे हैं जो स्ट्रिंग कभी टूटेगी ही नहीं अपनी लाइफ में, जो कि बात सही नहीं है। बिकॉज मोटी से मोटी रस्सी भी टूट जाती है, प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो मोटी मोटी रस्सियां भी टूट जाती है, लेकिन न्यूमेरिकल करना है मेरे को, न्यूमेरिकल करना है, हाँ मांझा कह सकते हो, मांझा पतंग वाला, कि वो टूटेगा नहीं। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग आइडियल स्ट्रिंग में यूज करेंगे। ना बात करते हैं आइडियल पुली की। तो आइडियल पुली के केस में हम लोग क्या मानेंगे, आइडियल पुली बोलने का मतलब यहाँ पर आप क्या एज्यूम करते हो, यहाँ पर कौन कौन से पैरामीटर मानने होते हैं। तो इसके अंदर भी हम ये एज्यूम करेंगे कि पुली का मास इग्नोर किया जाएगा, मासलेस। ठीक है, हम लोग बहुत सिंपल वे में फिजिक्स पढ़ेंगे एक्चुअली। डिटेल्ड पढ़ने के लिए फिर आपको इंजीनियर बनना पड़ेगा, बीटेक में जाना पड़ेगा और एडमिशन लेना पड़ेगा कॉलेजेस में। ठीक है, और उसी की आप तैयारी कर रहे हो। तो फिलहाल 12th स्टैंडर्ड तक तो आप इसको मासलेस मानोगे,
इंजीनियरिंग में जाकर के आप पुली का मास कंसिडर कर लीजिए, बट अभी इग्नोर करना है। सो मासलेस। दूसरा वो स्मूथ होगा। स्मूथ का मतलब वो कैन नॉट रोटेट है, कैन नॉट रोटेट वाला केस होगा, यानी ये स्ट्रिंग उसके ऊपर से फिसल फिसल जाएगी, स्लिप कर जाएगी। स्ट्रिंग पुली के ऊपर से स्लिप करेगी। हाँ हाँ अभिज्ञा बिल्कुल। अब चिकना वर्ड बोलना थोड़ा सा अजीब लगता है ना यार, चिकना वर्ड थोड़ा चीप लगता है बोलने में, है ना, लोग अलग अलग मतलब निकाल लेते हैं उसका। एनीवे अभिज्ञा ठीक है। तो मासलेस स्मूथ, है ना, दूसरा पॉइंट हो गया मासलेस एंड स्मूथ। ये हम कंसेप्ट यूज करेंगे फॉर द आइडियल पुली। तो ठीक है, तो हम ध्यान यहां से लेकर के और पूरे लेक्चर में मेरे जो भी डिस्कशंस होंगे, जो भी आपको पढ़ाऊंगा मैं, जो भी आपके सामने कंसेप्ट आएंगे, वो इन सारे अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पर होंगे, इन सारे अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पर। तो अब इनको लेकर के आप कोई क्वेरी ना पूछना, क्योंकि मैं पहले स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर पहले है, डिस्क्लेमर पहले बता दिया आपसे कि इन सब चीजों को कंसिडर करने के बाद के ही कंसेप्ट आएंगे मेरे साथ। तो इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या काम करोगे ना, इन कंडीशंस में, इन कंडीशंस में क्या होता है, अंडर दीज कंडीशंस, अगर आप स्ट्रिंग के एक तरफ टेंशन फोर्स कैपिटल टी दिखाओगे, तो स्ट्रिंग के दूसरे साइड पर भी टेंशन फोर्स की वैल्यू टी दिखाओगे। इन सारी कंडीशंस को फॉलो करने के बाद, इन सारी कंडीशंस को फॉलो करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करते वक्त दोनों तरफ सेम टेंशन फोर्स कंसिडर करेंगे, सेम टेंशन फोर्स ऑन बोथ साइड। और ये जो सेंटर वाली स्ट्रिंग होगी, बीच वाली स्ट्रिंग, जो बीच वाली स्ट्रिंग होगी यहां पर जो टेंशन फोर्स कंसिडर होगा मिडिल वाले स्ट्रिंग में, है ना। हाँ जी प्रणव, अब इसको मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूँ। ये जो सेंटर वाली स्ट्रिंग है, जहां से पुली को सस्पेंडेड किया है, पुली को लटका दिया है ना, पुली का सेंटर जहां से अटैच किया गया है, इन कंडीशंस में आप यहां पर फोर्स दिखाएंगे ट्वाइस ऑफ टी के बराबर, 2 टाइम्स ऑफ टी के बराबर। इन कंडीशंस में, ये जितने भी आपके आइडियल कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को अगर हम फॉलो करेंगे, और अगर वाली बात नहीं है, फॉलो ही करेंगे, अगर वाली बात नहीं है, ये फॉलो ही करेंगे, तो इन कंडीशंस में यहां पर जो हम फोर्स दिखाएंगे, यहां पर इस वाले स्ट्रिंग में, मिडिल स्ट्रिंग में, वो मिडिल स्ट्रिंग की फोर्स आप हमेशा इधर वाले फोर्स और इधर वाले फोर्स का समेशन दिखाओगे आप, इधर वाली फोर्स और इधर वाली फोर्स का समेशन। तो इधर भी टी है और इधर भी टी है। नहीं अनवर, वो ज्वाइंट नहीं है, वो सस्पेंशन है भाई, वो सस्पेंशन है वहां पर। यस यार भदौरिया, 2T हमने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ, एक बार देखो आप नोट्स को, 2T हमारा प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन्ड है। ये ट्वाइस ऑफ टी कहाँ से कर रहे हैं इसको, और वो इसलिए कहा था, एक्शन और रिएक्शन भी कह सकते हो, और ये इसलिए कहा था, एक बार फिर से समझा दे रहे क्यों कहा था। पर देखो, इसलिए कहा था कि जो ये लेफ्ट वाली स्ट्रिंग होती है, ये लेफ्ट वाली स्ट्रिंग, ये इस पुली को डाउनवर्ड पुल करती है। लेफ्ट वाली स्ट्रिंग पुली को डाउनवर्ड पुल करेगी बाय द फोर्स ऑफ कैपिटल टी, और राइट वाली स्ट्रिंग इस पुली को डाउनवर्ड पुल करती है बाय द फोर्स ऑफ कैपिटल टी। तो लेफ्ट वाली स्ट्रिंग और राइट वाली स्ट्रिंग दोनों मिल करके इस पुली पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 टाइम्स ऑफ टी का फोर्स लगा रहे हैं, टी इस तरफ और टी इस तरफ। हाँ प्रणय, ये सारे न्यूमेरिकल्स के देखो, न्यूमेरिकल्स में मैं कह रहा हूँ, इन ये सारी अप्रोक्सीमेशन लो आप। देखो एक्चुअली क्या होता है, देखिए क्या होता है कि कोई भी जो बॉडी मासलेस होगी ना, फॉर एनी मासलेस बॉडी, एक बात समझो, ये सारे पॉइंट्स कहां से आ रहे हैं, फॉर एनी मासलेस ऑब्जेक्ट, अगर आप एक ऑब्जेक्ट का मास इग्नोर करो, तो उसका मोमेंटम क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, किसी ऐसी बॉडी का मोमेंटम जिसके अंदर मास कंसिडर नहीं है, मोमेंटम की वैल्यू बताओ उसकी। फॉर एनी मासलेस बॉडी अगर हम मोमेंटम लिखना चाहें, मास इंटू वेलोसिटी उसका फॉर्मूला है, तो मोमेंटम ऑफ सच बॉडी विल बी जीरो, ऐसी बॉडीज का मोमेंटम जीरो है।
और अब आप न्यूटन लॉ क्या बोलता है? देखो ये कोई हम लोग हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहे हैं। न्यूटन लॉ क्या कहते हैं कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये न्यूटन लॉ है। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जब मोमेंटम में ही जीरो है, मोमेंटम जीरो है, तो उसमें चेंज की कोई बात होगी नहीं कभी। नो चेंज। जीरो के अंदर क्या चेंज लाओगे? और जब इसमें चेंज नहीं होगा तो हम ये कहेंगे कि फोर्स की वैल्यू जीरो आनी चाहिए फॉर मासलेस बॉडीज। जो भी बॉडी उसका मास अगर आप इग्नोर कर रहे हो, तो जितने भी मासलेस बॉडीज होंगी उन सब पर, जितनी भी मासलेस बॉडीज होंगी उन सब पर फोर्स जीरो होगा। और न्यूटन लॉ में हमेशा नेट फोर्स की बात की जाती है कि नेट फोर्स जीरो होगा। यानी न्यूटन लॉ नेट फोर्स जीरो होता है। हाँ जी, प्रणव लिख दिया बच्चे। न्यूटन लॉ जब भी बात करता है तो वो रिजल्टेंट फोर्स की बात करता है। तो रिजल्टेंट फोर्स किसी भी मासलेस बॉडी के ऊपर जीरो होना चाहिए। हाँ जी विनायक, तुम लोग यार मानोगे नहीं, F इक्वल टू एम ए से भी कर सकते हैं, लेकिन जो लॉ है उसको फॉलो करने में क्या दिक्कत है आप लोग को? चलिए अब, और अभी तक हम लोगों ने तीन ही, अभी तक मतलब अभी तक जो आपने क्या किया है टिल नाउ, आपने तीन तरीके की फोर्स पढ़ी है। अभी तक आपने तीन ही फोर्स पढ़ी है। वन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अभी तक तो तीन फोर्स के बारे में ही बताया गया है, उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा, कोई अगर सरफेस के कांटेक्ट में है तो पुश बाय सरफेस वाला कंसेप्ट आएगा। और तीसरा फोर्स आपने जो डिस्कस हुआ है वो पुल बाय द स्ट्रिंग है। तो अभी हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो यही तीनों पढ़े, तीनों के बारे में पढ़ोगे। पुल इस केस में सेकंड वाली चीज होगी ही नहीं, सेकंड वाली चीज होगी नहीं, बिकॉज आसपास कोई सरफेस तो है नहीं, तो सेकंड वाला एब्सेंट है। और जब मासलेस कह रहे हो तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नहीं होगा, बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज m इंटू जी। तो मासलेस बॉडी में ना तो कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ना तो कोई सरफेस है जहां पर कोई नॉर्मल आएगा। तो मासलेस बॉडी में पहला और दूसरा ये दोनों पॉइंट्स एब्सेंट है, ना फर्स्ट पॉइंट होगा ना सेकंड पॉइंट होगा। मासलेस बॉडीज में सिर्फ यहां पर तीसरा पॉइंट है। और इसी लॉजिक से मैं कह रहा हूं कि ये जो पुली हम कंसिडर कर रहे हैं, इसको ये वाली स्ट्रिंग और ये, आप एक काम करो पुली को अलग से देखो। तो इस पुली का कांटेक्ट, इस पुली में इधर एक स्ट्रिंग है, इधर एक स्ट्रिंग है और बीच में एक स्ट्रिंग है। कुल मिलाकर के ये तीन स्ट्रिंग्स के कांटेक्ट में है, तीन स्ट्रिंग्स के कांटेक्ट में है। और तीनों स्ट्रिंग्स इसको पुल करेंगे, तीनों के तीनों स्ट्रिंग खींचेंगे, इसको पुल करेंगे। ऑल द थ्री स्ट्रिंग्स दे विल पुल द पुली। नहीं शिवांश, थ्री का मतलब अब समझाने दो, समझे उसमें मतलब वर्ड्स पे मत जाओ। थ्री का मतलब ये दोनों एक ही स्ट्रिंग के पार्ट है, बट मैं काउंटिंग वाइज कर रहा हूं। मुझे पता है कि ये दोनों सेम स्ट्रिंग के पार्ट हैं, तो ये वाली स्ट्रिंग इसको खींच रही है, पुल करेगी, पुल बाय द स्ट्रिंग। तो पुल बाय दिस स्ट्रिंग विल बी डाउनवर्ड टी, पुल बाय द अदर स्ट्रिंग विल बी डाउनवर्ड टी, एंड पुल बाय दिस मिडिल स्ट्रिंग विल बी अपवर्ड, पुल बाय द मिडिल स्ट्रिंग विल बी अपवर्ड। और आपको ये एंश्योर करना है, ये एंश्योर करना है कि नेट फोर्स जीरो आए, ये एंश्योर करना है कि नेट फोर्स जीरो आए। तो ये कैसे होगा आप बताओ मुझे। दो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो पुल हैं, ये दो पुलिंग फोर्स नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर कितना दिखाओगे ताकि वो इन दोनों को बैलेंस करे? खुद सोच के बताओ कितना दिखा दे, क्योंकि हमको बैलेंस करना है, नेट फोर्स जीरो करना है। तो ये तभी हो सकता है जब आप यहाँ पर ट्वाइस ऑफ टू दिखाओ। इसीलिए मैंने यहाँ 2t दिखा रखा है, इसी वजह से मैंने 2t दिखाया था वहां पर। सो बस ध्यान रखिएगा, आइडियल पुली पर खाली पुल बाय स्ट्रिंग होता है। आइडियल पुलिस पर पुल बाय द स्ट्रिंग के अलावा फोर्स होगी नहीं कोई। और जितने भी पुल बाय द स्ट्रिंग है वो सब बैलेंस हो जाने चाहिए, वो सब बैलेंस हो जाने चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसा कंसेप्ट कैरी कर रहे हो जहां पर नेट फोर्स जीरो मिलना चाहिए। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है जी, ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको पहला पुली वाला, ये किस तरीके से होगा। अब देखो इन क्वेश्चंस में इनके क्वेश्चंस कैसे होंगे, इनके न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे। देखो न्यूमेरिकल्स, अगर ऐसी कंडीशन में आपसे कहा जाए कि भाई ये एक पुली है और ये सब कुछ आइडियल कंडीशंस होंगी, ध्यान रखिएगा सब कुछ आइडियल कंडीशंस में जाएंगे, और दोनों तरफ मासे से सस्पेंडेड है, दोनों तरफ मासे से सस्पेंडेड है, अलग अलग अमाउंट के सस्पेंशन ऑफ मासेस है। मतलब मान लीजिए इधर की तरफ 6 किलोग्राम का मास सस्पेंडेड है और इधर की तरफ 4 किलोग्राम का मास सस्पेंडेड है, 6 किलोग्राम और 4 किलोग्राम। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द एक्सेलरेशंस, ये क्वेश्चंस आएंगे इसमें। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द एक्सेलरेशन एंड दूसरा क्वेश्चन टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अब प्रणव एक मिनट रुके रहना बच्चे, प्रणव आपका आंसर आ रहा, नोट रुक जाओ, है ना। अभी काफी लोगों को नए हैं, काफी लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है इसके बारे में, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें ऐसे हैं अभी जो इसके बारे में शायद कोई आज तक क्वेश्चन किया ही नहीं है इन्होंने। तो मैं उनको थोड़ा सा एक बार बता दूं, फिर बताते हैं आपकी तरफ कि इन क्वेश्चंस को हम डील कैसे करते हैं, इन न्यूमेरिकल्स को हम डील कैसे करेंगे। ये एक बार देखो, इन न्यूमेरिकल्स को हम किस तरीके से डील करेंगे, चेक करना। ठीक है, तो जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कभी इस न्यूमेरिकल को नहीं किया है, वो सुने पहले, वो समझे इस बात को। जो ये 6 किलोग्राम की बॉडी है, 6 किलोग्राम की बॉडी, इसके ऊपर 6 किलोग्राम की बॉडी के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल बाय ग्रेविटी होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अब पुल बाय ग्रेविटी। तो वो लिखा जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय जी। हम ग्रेविटी को यहाँ पर 10 मान रहे हैं, ग्रेविटी की वैल्यू 10 मानेंगे। तो इस पर ग्रेविटी का डाउनवर्ड पुल 6 इंटू जी यानी कि 60 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटी वाला फोर्स। इधर 4 किलोग्राम की बॉडी के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 4 किलोग्राम की बॉडी के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल बाय द ग्रेविटी 40 न्यूटन होगा। और उसके अलावा स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग 6 किलोग्राम की बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करेगी बाय अ फोर्स जिसको हम कैपिटल टी का नाम देते हैं, टेंशन फोर्स का नाम देते हैं। और ये स्ट्रिंग 4 किलोग्राम की बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करेगी बाय द फोर्स कैपिटल टी। ठीक है, ये हो गए, ये इस तरीके से फोर्सेस हो गए, यानी कि इस बॉडी पर दो फोर्स काम करेगी, एक ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक स्ट्रिंग की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे ही यहां पर ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड और स्ट्रिंग की वजह से अपवर्ड। तीसरा फोर्स जो सरफेस वाला होता है वो इन न्यूमेरिकल्स में नहीं आएगा, बिकॉज इन न्यूमेरिकल में सरफेस तो है नहीं। तो सिर्फ दो ही फोर्सेस आपके माइंड में हमेशा चलेंगी, ग्रेविटी की फोर्स और स्ट्रिंग की फोर्स। तो पुली वाले क्वेश्चंस में हम इन दो से ही इन दो को ही यूज करेंगे। सरफेस है नहीं तो नॉर्मल की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर होगा भी नहीं। और ये एक ऑब्वियस सी बात है यार, ये 6 किलोग्राम एक हैवी ऑब्जेक्ट है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये बॉडी डाउनवर्ड जाएगी और ये वाली बॉडी अपवर्ड मोशन करेगी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हैवियर बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी और जो लाइटर बॉडी है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। अब यहाँ पर हम लोग जो न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसको लॉ नहीं कहना कभी, इक्वेशन ऑफ सेकेंड लॉ, जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है उसकी अगर हम बात करें तो ये कहता है कि F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए। लेकिन मैं फिर कह दूं आपसे कि जहां जहां F होता है उसका मतलब आप अपने आप लगाइएगा, ये F नेट होता है, F नेट इक्वल टू एम ए। F नेट इक्वल टू एम ए। विनायक जी, पुली स्मूथ है इसीलिए मूव करेगी, बिकॉज स्मूथनेस होने की वजह से, पुली में स्मूथनेस होने की वजह से ये रस्सी जो है स्मूथ होने की, स्मूथ चीजों के ऊपर हम स्लिप करते हैं, स्मूथ चीजों पे ही स्लिप होती है चीजें। तो ये स्मूथ है जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग फिसल जाएगी, और स्ट्रिंग जब फिसल जाएगी तो एक चीज नीचे की तरफ गिर जाएगी और एक तरफ ऊपर आ जाएंगे आप। स्मूथनेस की वजह से ही हो रहा है ये सब कुछ। F नेट इक्वल टू एम ए, पहली बात ये समझो। हाँ, स्ट्रिंग फिसलेगी, पुली नहीं मूव कर रही है, पुली तो अपनी जगह पर है,
ये इसके ऊपर जो धागा है ना, स्ट्रिंग, ये स्लिप कर जाएगा, स्लिप करके नीचे आ जाएगा और इधर से ये ऊपर चला जाएगा। इसको समझो, एफ नेट इक्वल टू एम ए वाले को। पार्थ यार पहले देखो बता दिया भाई, पार्थ जी, अनुसार एक मिनट बच्चे, ये चीजें मैंने पहले ही बता दी कि हम किसी भी न्यूमेरिकल में, हम सारे न्यूमेरिकल्स में ये सब कुछ मान के चलेंगे, पहले बता चुका हूं मैं आपसे कि आज जितने भी न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा, जितने भी न्यूमेरिकल, वो पहले से बता दे रहा हूं कि वो सब इन कंडीशंस के ऊपर करेंगे। इन कंडीशंस को यूनिवर्सल मान करके ही न्यूमेरिकल कर रहा हूं मैं। तो ये जो इक्वेशन है ना, एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पहले इसको समझा जाए कि ये क्या कहना चाहते हैं। ये एक वेक्टर इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक वेक्टर की इक्वेशन है, बिकॉज फोर्स भी वेक्टर है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। मुझे आप बताओगे कि एक्सेलरेशन कौन से साइड पर होता है? मतलब अगर एक बॉडी है, उस पर दो डायरेक्शंस में फोर्स लग रही है, डाउनवर्ड भी फोर्स लग रही है और अपवर्ड भी फोर्स लग रही है, तो ये कैसे मालूम चलता है कि ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट होगी कि अपवर्ड एक्सेलरेट होगी? इसका तरीका क्या होता है, कैसे मालूम करोगे? अगर एक बॉडी पर आप दो फोर्स लगाओ, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा इसका? तो एक बड़ा सीधा सा लॉजिक है, मेरे ख्याल से बहुत सीधा सा लॉजिक है, कि जिस तरफ ज्यादा फोर्स होगी, जिस साइड ज्यादा फोर्स होगी, बॉडी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी। जिस साइड ज्यादा फोर्स होगी ना, बॉडी उसी साइड एक्सेलरेट करेगी। या इसको अब रिवर्स वे में बोलो कि अगर ये बॉडी डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रही है, अगर ये बॉडी डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रही है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्स ज्यादा होगी। ये कहा जा सकता है ना कि डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा रही होगी और अपवर्ड फोर्स कम रही होगी, उसी की वजह से ये डाउनवर्ड जा रहा होगा। ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ है, वो बेसिकली यही कहना चाहता है कि जो एक्सेलरेशन वेक्टर होता है इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, जिसको मैं आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में कह देता हूं आपके लिए, कि जो ग्रेटर फोर्स होगा उस तरफ होगा, जिस साइड ग्रेटर फोर्स होगी। ये आपके न्यूमेरिकल करने के लिए मैंने लाइन लिख दी है, ये न्यूटन का स्टेटमेंट नहीं है। न्यूटन के लॉ में ग्रेटर फोर्स का वर्ड यूज नहीं किया गया है, उनके लॉ में ये कहा गया है कि एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो चलो हम लोग न्यूमेरिकल करने के लिए इसको सिंपल वे में रखेंगे कि अगर ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, इसका मतलब 60 न्यूटन वाली फोर्स ज्यादा होगी और टेंशन वाली फोर्स कम होगी। तो हम नेट फोर्स कैसे करेंगे? ये दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इनका नेट निकालने के लिए क्या करेंगे? 60 माइनस टी, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, नेट फोर्स इक्वल टू राइट हैंड साइड पर रखना होगा मुझे मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इसका 6 किलोग्राम है और एक्सेलरेशन ए है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसको इक्वेशन कहेंगे, इक्वल लगाए ना यहाँ पर, इक्वल मतलब ये एक इक्वेशन होगी। इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर कुछ होगा और इक्वेशन के राइट साइड पर भी कुछ होगा। अब इधर वाले बॉडी पर आओ, ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है। हाँ अनुसार एक मिनट बच्चा, ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है। तो अगर ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली ये वाली फोर्स ज्यादा होनी चाहिए, टेंशन वाली फोर्स ज्यादा होनी चाहिए। तो इन दोनों में से टेंशन को ज्यादा होना पड़ेगा। सो कैपिटल टी माइनस 40, जो ज्यादा फोर्स है उसमें से कम वाली टेंशन माइनस 40। नाउ दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 4 इंटू ए। ठीक है, तो 6 किलोग्राम वाले बॉडी के लिए m इंटू ए में m की वैल्यू 6 हो गई और 4 किलोग्राम वाली बॉडी के लिए m इंटू ए में m की वैल्यू 4 हो गई। अब ये दो आपकी मैथमेटिक्स की साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, मैथमेटिक्स के साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, है ना? हाँ जी प्रणव। और अब इसको कैलकुलेट करोगे, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, तो एक्सेलरेशन बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कैपिटल टी की वैल्यू इसको थ्रू सॉल्व करके मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा इन दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशंस के तरीके से, है ना? टू इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स वाला कंसेप्ट, इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशंस, तो उसके थ्रू सॉल्व करना होगा इसको।
और कैपिटल टी की वैल्यू करोगे तो वो 48 न्यूटन, कैपिटल टी 48 न्यूटन। ये इतना आसान होता है, मतलब अगर आप देखा जाए तो काफी इजी टॉपिक में आता है ये, आसान से टॉपिक में। लेकिन एक ना, एक छोटा सा पॉइंट है जो हम लोगों ने शायद बहुत कैजुअल वे में देखा है उसको, कि हमने यहाँ और यहाँ पर सेम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्यों यूज की है। मतलब जो एक्सेलरेशन इसके पास है उतना ही एक्सेलरेशन इसके पास क्यों होगा। ये किस बिहाफ पर कह रहे हो कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन और इस बॉडी की एक्सेलरेशन बराबर होगी, ये किस बिहाफ पर कहा जा रहा है? ठीक है मयंक, क्यों कह रहे हैं कि ये दोनों तरफ सेम एक्सेलरेशन होगा? ऐसा नहीं हो सकता कि ये ज्यादा एक्सेलरेट करे, ये कम एक्सेलरेट करे, ऐसा नहीं हो सकता ये। तो आंसर है कि नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये बंधे हुए हैं ना, ये आपस में स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। तो जिस स्पीड से 6 किलोग्राम वाली बॉडी नीचे गिरेगी, उतनी ही स्पीड से 4 किलोग्राम को ऊपर आना पड़ेगा। ये एक बड़ा ऑब्वियस है। इस एग्जाम्पल में तो ऑब्वियस है, मतलब इसके लिए और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। इस एग्जाम्पल में तो ये ऑब्वियस है कि भाई अगर आप ये स्ट्रिंग से बांध दोगे, ये दोनों चीजें स्ट्रिंग से बंधी हुई हैं, है ना, तो सेम स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। बड़ा प्रैक्टिकल चीज है यार। तो और स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, तो जितना इस तरफ डाउनवर्ड फॉल करेंगे उतना ही इस तरफ अपवर्ड राइज करना होगा। जितना आप इधर डाउनवर्ड फॉल करोगे उतना ही इधर अपवर्ड राइज करना होगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो एक ही है ना, अलग अलग स्ट्रिंग तो लगाई नहीं हमने। जिस वजह से हम कह रहे हैं कि दोनों तरफ की एक्सेलरेशन का वैल्यू सेम होगा, डायरेक्शन सेम नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों का एक्सेलरेशन बराबर है तो ये एक गलत स्टेटमेंट होगा। देवांशी समझा रहे भी तुम्हें। अगर मैं कहूं कि इनकी एक्सेलरेशन बराबर है तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक्सेलरेशन बराबर नहीं है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर है, एक्सेलरेशन बराबर नहीं है। नहीं नेहल, स्मूथ पुली की वजह से समझा रहे बच्चा, एक एक करके समझाएंगे, रुको, तो अभी बहुत से एग्जांपल्स आएंगे। क्योंकि डायरेक्शन वाइज अपोजिट है ना, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसका अपवर्ड डायरेक्शन है। तो एक्सेलरेशन इक्वल नहीं कहोगे, तुम ये कहोगे कि उसका मॉडुलस इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब और एग्जांपल लेते हैं, रुको और एग्जांपल देखना, ठीक है। पलक रुक जाओ, अभी समझा रहे हैं, इसमें फिर से समझा रहे हैं, अभी और एग्जांपल लेने, और एग्जांपल देखिएगा। मान लो अगर हमारे पास पुली वाला केस है, फिर से एक बार, और अब ये बोलेंगे नहीं आपसे, आप मान के चलो आइडियल पुली है, और इधर की तरफ कुछ मास लगा रखा है हमने, इस तरफ हमने एक मास लगा रखा है, और दूसरे साइड से विष्णु जी रुक जाओ, विष्णु रुके रहो, थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करो। दूसरे साइड से हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्सन के थ्रू उस स्ट्रिंग को डाउनवर्ड खींच रहे हैं। मतलब एक पर्सन है और वो पर्सन स्ट्रिंग को डाउनवर्ड पुल कर रहा है, ठीक है, पुल्ड बाय कोई फोर्स, मान लो सपोज 100 न्यूटन की फोर्स है, 100 न्यूटन की फोर्स से खींच रहे हैं इसको, और ये एक 4 किलोग्राम की बॉडी है। वो भाई पानी वाला हो गया, कुएं मतलब वेल वाला एग्जांपल, बाल्टी डाल के पानी निकालना है, कुएं में पानी डालना, कुएं से पानी निकालने वाला एग्जांपल जो होता है। तो अगर हम इधर 100 न्यूटन की फोर्स लगा के खींच रहे हैं, तो क्वेश्चन ये है कि ये तो ऑब्वियस है ना, अब इसमें किसी को डाउट तो है नहीं कि आप इधर खींचोगे तो ऑब्वियसली 4 किलोग्राम बॉडी ऊपर जाएगी। हाँ, कल वाले भैया जी, तो ये कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर आएगा, ये क्वेश्चन है कि ये 4 किलोग्राम बॉडी की क्या एक्सेलरेशन होगी, ये क्वेश्चन है, कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि ये कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो इसका सीधा सा आंसर है भाई कि जब, हाँ प्रणव, जब हम लोग इसको डाउनवर्ड पुल करेंगे 100 न्यूटन से, बाकी लोग सुनिएगा, बाकी लोग ठीक है यार, जिनके आंसर से आप अपने पास रखो बच्चे लोग,
वैसे भी क्योंकि क्लास नहीं है तो आप अपने आंसर अपने पास रखिए, वरना डिस्टर्बेंस होगी आप लोग को ही। अगर हम इसको डाउनवर्ड 100 न्यूटन से पुल कर रहे हैं तो न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो होगा, न्यूटन थर्ड लॉ, कि अगर हम स्ट्रिंग पर 100 न्यूटन की फोर्स नीचे की तरफ लगाएंगे तो ये स्ट्रिंग हमारे ऊपर 100 न्यूटन की फोर्स ऊपर लगाएगा। और स्ट्रिंग जो भी फोर्स लगाता है उसको हम लोग कैपिटल टी के नाम से, टेंशन फोर्स के नाम से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ, जितने फोर्स से आप स्ट्रिंग को नीचे खींच रहे हो उतनी ही फोर्स के साथ स्ट्रिंग हम लोग को ऊपर खींचेगी। और स्ट्रिंग जितने फोर्स से किसी बॉडी को पुल करती है उसको हम कैपिटल टी को बोलते हैं। यानी टेंशन फोर्स हो गया 100 न्यूटन। और क्योंकि हम सब कुछ आइडियल कंडीशंस के अंदर पढ़ रहे हैं तो जितना टेंशन फोर्स राइट साइड पर है उतना ही टेंशन फोर्स लेफ्ट साइड पर भी होगा। यह आइडियल कंडीशंस की वजह से है। आइडियल कंडीशंस की वजह से राइट साइड और लेफ्ट साइड टेंशन फोर्स की वैल्यू सेम रखी जाएगी। जितना टेंशन फोर्स यहाँ पर उतना ही टेंशन फोर्स यहाँ पर। यहाँ पर टेंशन फोर्स की वैल्यू 100 है, ये हमने न्यूटन थर्ड लॉ से कहा है, न्यूटन थर्ड लॉ से। और इधर वाला टेंशन और इधर वाला टेंशन बराबर होगा, ये आइडियल होने की वजह से कह रहा हूं कि आइडियल है इसलिए दोनों तरफ बराबर होगा। उसके अलावा ग्रेविटी का डाउनवर्ड पुल होगा, तो 40 न्यूटन का तो ग्रेविटी हो गया, ये तो ग्रेविटी की वजह से। और ऊपर टी है जिसकी वैल्यू 100 है। मतलब समझा दे रहे हैं आपको भाई, सुनोगे तब समझ आएगा, बीच बीच में कूदोगे तब नहीं आएगा। 100 न्यूटन। और ये जो टी आप 100 कह रहे हो, ये टी को 100 जो कह रहे हो ना, इधर मैं लिख दे रहा हूं सब कुछ, ये मैं कह रहा हूं ड्यू टू आइडियल कंडीशंस, आइडियल अप्रोक्सीमेशंस, जो हम लोगों ने आइडियल सब कुछ मान लिया है उसकी वजह से है ये। यहां पर टेंशन को 100 कह रहे हो न्यूटन थर्ड लॉ से, और वही टेंशन इस तरफ दिखा रहे हो आइडियल होने की वजह से। अब यहां पर न्यूटन से, अब सोचो, अब आप क्या करोगे यहां पर, ये पलक पुरी जी, पूरा नाम तो नहीं बट सुनो ध्यान से, यहां पर सेकंड लॉ लगाएंगे। अब तो सेकंड लॉ कहता है कि नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वहां पर नेट फोर्स जब निकालना होता है तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से साइड का फोर्स ज्यादा है। और ये ऐसे मालूम करते हो, अगर बॉडी की एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रही है, जिस तरफ बॉडी एक्सेलरेट होगी ऑब्वियसली उस तरफ की फोर्स ज्यादा होनी चाहिए। तो क्योंकि ये 4 किलोग्राम की बॉडी ऊपर एक्सेलरेट हो रही है तो इन दो फोर्सेस में ऊपर वाली फोर्स यानी कि कैपिटल टी ज्यादा होनी चाहिए, और वैसे भी ज्यादा है, 100 है वो, और यहां पर ये 40 है। तो जो लेफ्ट साइड है ना नेट फोर्स, उसको क्या लिखेंगे, ऊपर की तरफ 100 और नीचे की तरफ 40, 100 माइनस 40 इक्वल टू इसका मास राइट हैंड साइड पर उस बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। दैट्स ऑल, सीधा सा है, इसका आंसर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट लिखी जा सकती है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 15 मीटर एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब मैं इस पे एक और एग्जांपल दिखा दूं, देखो। अब हम क्या कर रहे हैं, नहीं अरुज, उनका कुछ नहीं होगा, वो खींच रहे हैं यार। कुएं कुएं से पानी निकालने वाले का एग्जांपल दो, बाल्टी ऊपर आती है ना, खींचने वाला थोड़ी ऊपर जाता है। यहाँ पर 4 किलोग्राम बॉडी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, कनोडिया बता रहे भाई, एक मिनट रुको, उसी उसी डाउट को लेके आ रहे हैं, उसी डाउट को लेकर के एग्जांपल ला रहे हैं कि हम 100 न्यूटन की फोर्स लगा के उसको खींचे, उसकी बजाय हम यहाँ पर 10 किलोग्राम की बॉडी लगा दें। यहाँ पर हम 10 किलोग्राम की एक बॉडी लगा देते हैं। क्या ये दोनों आइडेंटिकल चीजें हैं? मतलब हम लोग वहां जा करके 100 न्यूटन की फोर्स लगा करके स्ट्रिंग को डाउनवर्ड पुल करें, या फिर
100 न्यूटन का एक ऑब्जेक्ट लगा दे वहां पर, क्या दोनों सेम रिजल्ट देंगे मेरे को? You pull the string by 100 Newton, you pull the string by 100 Newton, और you attach object of 100 Newton. ये 100 न्यूटन का हो गया ना, 10 किलोग्राम मतलब 100 न्यूटन हो गया ये. So object of 100 Newton and pulling the string by 100 Newton, are they identical? रिजल्ट सेम आएगा. अभी ज्ञान सही है. 100 न्यूटन की फोर्स लगाना और 100 न्यूटन का ब्लॉक लगाना दोनों फर्क है, दोनों सेम आंसर नहीं आएंगे. 100 न्यूटन की फोर्स लगाना और 100 न्यूटन की ब्लॉक अटैच करने में फर्क है. ठीक है. इस ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटी की वजह से 100 न्यूटन की फोर्स आएगी. ये 100 न्यूटन की फोर्स आएगी, लेकिन इसकी वजह से टेंशन फोर्स 100 नहीं होगी. टेंशन फोर्स 100 नहीं होगा. टेंशन 100 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन लॉ क्या कहता है? फोर्सेस तब बैलेंस किए जाते हैं, फोर्सेस तब बैलेंस कर सकते हो आप जब ये बॉडी स्टेशनरी बॉडी हो. एक स्टेशनरी बॉडी के लिए तो फोर्स बैलेंस कर सकते हो, लेकिन ये स्टेशनरी बॉडी नहीं होगी, ये बॉडी डाउनवर्ड जाएगी. ये बॉडी डाउनवर्ड जाएगी तो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं है, फोर्स बैलेंस नहीं होगा, यानी T 100 के बराबर नहीं हो पाएगा कभी. हाँ, और ये एक्शन रिएक्शन है भी नहीं, इसीलिए मैं समझा रहा हूं. ये चीज क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ थी. क्या यहां पर भी थर्ड लॉ है? 100 न्यूटन पुल बाय ग्रेविटी है, 100 न्यूटन पुल बाय द ग्रेविटी है, और T पुल बाय द अर्थ है, पुल बाय द स्ट्रिंग है, पुल बाय द स्ट्रिंग, और ये पुल बाय द ग्रेविटी. ये एक्शन रिएक्शन तो है ही नहीं, कैसे बराबर कर दे आप? यहां पर कैसे बराबर कर सकते हो इनको? इसलिए टेंशन फोर्स 100 से छोटा होगा, कम होगा. तो ये ध्यान देना, इसीलिए आपको बहुत क्लैरिटी चाहिए होती है. और इधर भी T और इधर ग्रेविटी की वजह से 40. थर्ड लॉ यार सब में अप्लाई होता है भाई, लॉ है वो, थर्ड लॉ है, लॉ ध्यान से. तो ये T और ये 100, ये दो फोर्सेस हो गए, बट ये T जो होगा वो 100 के बराबर नहीं होगा. दिस T नॉट इक्वल टू 100, ये ध्यान रखिएगा, दिस नॉट इक्वल टू 100, क्योंकि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मूविंग ऑब्जेक्ट है. तो अब यही चीज है ना कि अगर ये नॉट इक्वल है तो दो चीजें होंगी, या तो ये 100 से ज्यादा होगा या फिर ये 100 से कम होगा. अगर बराबर नहीं है तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा. ये कैसे पता लगाओगे कि ये 100 से ज्यादा होगा कि 100 से कम होगा? यही दो ही बातें हैं. तो ये आप सिंपल सा देखो, 10 किलोग्राम हैवी ऑब्जेक्ट है, तो हैवी बॉडी नीचे मूव करेगी और जो लाइट बॉडी है वो ऊपर मूव करेगी. तो अगर ये नीचे जा रही है तो खुद अंदाजा लगाओ, टेंशन फोर्स क्या 100 से ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि अगर टेंशन फोर्स 100 से ज्यादा होता फिर तो ये ऊपर जाती ना बॉडी. इतना तो एक कॉमन सेंस भी लगा सकते हो यार, कि दो डायरेक्शंस में फोर्स लगाओगे तो जिस तरफ, तो T 100 से कम ही होगा. और क्योंकि T ये कम होगा और ये ज्यादा है, 100 ज्यादा है, इसीलिए 100 माइनस T करेंगे. 100 माइनस T इक्वल टू इसका मास 10 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन A, फर्स्ट इक्वेशन. और इस तरफ क्योंकि ये बॉडी ऊपर जा रही है तो इस तरफ T की वैल्यू 40 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये T ज्यादा है, ये चीज ज्यादा होनी चाहिए. तो T माइनस 40 इक्वल टू इसका मास 4 इंटू A, ये दूसरी इक्वेशन है. आगे आपको सॉल्व करना है. आगे ना साइमल्टेनियस इक्वेशन चाहिए, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन से हाँ ये मुद्दा. तो टेंशन कितना आ रहा है? 133. अरे 133 आ ही नहीं सकता बच्चा, टेंशन फोर्स 100 से ज्यादा आ ही नहीं सकता. इनको सॉल्व करके टेंशन फोर्स की जो वैल्यू बनेगी वो 400/7 ना. टेंशन फोर्स की वैल्यू 400/7. प्रणय श्रीवास्तव जी, टेंशन फोर्स 400/7, कुछ लोगों ने आंसर दिया है कि 400/7 आ रहा है.
नेहल 400/7 न्यूटन आ रहा है टेंशन फोर्स, इसको चेक कर लेना, कैलकुलेशन चेक करो। और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू बनेगी, हाँ जी मुग्धा, ठीक है ठीक है। और एक्सेलरेशन ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करना होगा आपको। और कुछ लोगों ने आंसर दे रखा है, मुझे पता नहीं उनके आंसर सही है या नहीं है, लेकिन लोगों के आंसर मैं लिख दे रहा हूँ। 30/7 एक्सेलरेशन की वैल्यू 30/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और टेंशन कितनी वैल्यू आ रही है साइमल्टेनियस इक्वेशन से। अब देख लीजिए भाई कैलकुलेशन कैसा है वो देख लो। हाँ जी नेहल वही है, 60/40 14 सेम ही है ना। तो अब आप बात समझो, सुनो, देखो फिर से बता रहे हैं। 100 न्यूटन की फोर्स लगा करके अगर आप खींचते हो ना, पुलिंग बाय, यू आर पुलिंग, तो यहां पर दो बातें हो रही हैं। यहां पर क्या हो रहा है, यू पुल द स्ट्रिंग और स्ट्रिंग पुल्स यू, ये दो बातें हो रही हैं। तो ये मामला आपके और स्ट्रिंग के बीच में है, आप स्ट्रिंग को खींच रहे हो और स्ट्रिंग आपको खींच रहा है। तो ये एक्शन रिएक्शन लॉ हो गया। एक्शन रिएक्शन इसी को बोला जाता है कि हमने स्ट्रिंग को खींचा और स्ट्रिंग ने हमको खींचा है। तो यहां पर तो जितना फोर्स आप लगाओगे उतनी टेंशन आ जाएगी 100 न्यूटन की, यहां पर टेंशन फोर्स 100 के बराबर आ जाएगा। लेकिन यहां पर वो चीज नहीं देखो, क्यों? क्योंकि ये जो 100 न्यूटन है, दिस इज पुल ऑफ ग्रेविटी, और ये टेंशन फोर्स पुल बाय द स्ट्रिंग है। और ये पुल बाय स्ट्रिंग ऑन ब्लॉक है, पुल बाय द स्ट्रिंग ऑन ब्लॉक, एंड दिस इज पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन ब्लॉक। तो दोनों चीजें ऑन ब्लॉक हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों के दोनों ब्लॉक के ऊपर ही लग जाएंगे? दैट मीन्स कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होंगे, कोई एक ज्यादा होगा, या तो टी ज्यादा होगा या फिर 100 ज्यादा होगा। ये देखने के लिए आपको पता करना पड़ता है कि बॉडी डाउनवर्ड जा रही है या बॉडी अपवर्ड जा रही है। अगर अपवर्ड जा रही है तो उसका मतलब टी ज्यादा है, और अगर डाउनवर्ड जा रही है तो इसका मतलब 100 ज्यादा है। तो जो ज्यादा होगा उसमें से दूसरे साइड वाली वैल्यू को कम कर दो, और इक्वल टू राइट हैंड साइड पर मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इतना कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए एक्शन रिएक्शन लॉ के हिसाब से। अनंत, इसमें तो इसी मेथड से करो, इसमें एफबीटी की कोई जरूरत नहीं होती है। पुली वाले क्वेश्चंस में एफबीटी का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। एक्चुअली एफबीटी का फायदा थोड़े से डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ ज्यादा होता है, इसमें नहीं। चलिए और दिखाते हैं आपको। ये तो सिंगल पुली वाला एग्जांपल मैंने दिया था, एग्जांपल ऑफ द सिंगल पुली। अब मैं एक और प्रॉब्लम ले रहा हूं, ध्यान से समझना। दिव्यांश से देखो फिर से बता रहे हैं। तो भी यादव जी एक मिनट रुक जाओ बच्चा, तुम लोग के सारे आंसर मिलेंगे, तुम लोग को थोड़ा सा पेशेंस रखो, बता रहे हैं सब आंसर आएगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ। यहाँ पर ना हमने दो पुली का अरेंजमेंट लगा रखा है, दो पुलिस का अरेंजमेंट है, ठीक है। यहाँ पर हम दो पुलिस का अरेंजमेंट लगाएंगे, एक पुली यहाँ पर, फिर इससे एक और पुली हमने सस्पेंड करी। ध्यान से अरेंजमेंट देखिएगा, ये अरेंजमेंट ऑफ टू पुलिस का एग्जाम्पल है, दो पुलिस का। यहाँ वाली पुली पर हमने कोई मास लगा रखा है, मान लो ये वाली पुली को हमने नीचे ग्राउंड से अटैच कर दिया है, और यहाँ पर जाकर के हम दूसरे साइड पर जाकर के यहाँ पर हम इस स्ट्रिंग को डाउनवर्ड पुल कर रहे हैं, इसको हम लोग डाउनवर्ड पुल कर रहे हैं, पुल ऑफ 200 न्यूटन, 200 न्यूटन की फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक 4 किलोग्राम की बॉडी है। फिर से क्वेश्चन वही है कि ये किधर की तरफ एक्सेलरेट करेगी, 4 किलोग्राम बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 किलोग्राम बॉडी। तो स्टेप बाय स्टेप सुनना, स्टेप बाय स्टेप, बीच में बोलना नहीं वरना फिर समझ नहीं पाओगे। बीच में बोलोगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगी, मेरे को नहीं। और आंसर ना दे कोई भी, किसी का भी आंसर नहीं चाहिए अभी मेरे को, आप सुनिए अभी सिर्फ। यहां पर जब हम लोग स्ट्रिंग को पुल करेंगे
तो ये एक्शन और रिएक्शन पेयर बनेगा। हम लोग स्ट्रिंग को पुल कर रहे हैं तो ये एक्शन एंड रिएक्शन है। उस लॉजिक से, एक्शन रिएक्शन लॉजिक से यहाँ पर जो टेंशन फोर्स होगी, एक्शन रिएक्शन लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर जो टेंशन फोर्स होगी वो 200 न्यूटन के बराबर होगी। यानी यहाँ पर हम टेंशन फोर्स T दिखाएंगे तो हम T को 200 के बराबर कहेंगे। और मैं फिर बोल दूं, ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं, हम लोग कोई भी चीज अपने बिहाफ पर नहीं कह रहे हैं, हम लोग न्यूटन लॉ ही फॉलो करके सब कुछ करेंगे। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो हुआ है यहाँ पर। और ये दोनों एक्शन एंड रिएक्शन पेयर के नाम से इसलिए हैं, हम लोगों ने स्ट्रिंग को खींचा है और स्ट्रिंग ने हमको खींचा है, राइट। इस वजह से ये एक्शन रिएक्शन लॉ है। यहां तक बात खत्म हो गई आप। लेकिन यहां पर कितना फोर्स होगा ये कैसे पता लगाएंगे, ये वाले स्ट्रिंग के अंदर कितना फोर्स आएगा ये कैसे पता लगाएंगे। क्या जितना टेंशन फोर्स आप यहां दिखा रहे हो, क्या यही वाला टेंशन फोर्स यहां आएगा, क्या यही वाली टेंशन फोर्स यहां पर आएगी, ये क्वेश्चन है, ये डाउट है मेरा। और यहीं पर आप लोग स्टक करते हो, यहीं पर फंसते हो कि अब क्या करें हम। तो इसके लिए मैंने आपको ना बीच में ये वाला कंसेप्ट समझाया था। इसके लिए बीच में ये कंसेप्ट था कि अगर किसी पुली में इधर भी टी है और इधर भी टी है तो सेंटर वाली 2T होगी। इस कंसेप्ट को समझो अब जरा, बाकी तक सुनिएगा। आइडियल होने की वजह से, आइडियल होने की वजह से राइट साइड और लेफ्ट साइड, आइडियल होने की वजह से राइट और लेफ्ट टेंशन फोर्स सेम रखोगे आप। यानी इधर वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो 200 की ही होगी। सुनिएगा फिर से, यहां पर टेंशन 200 के बराबर है एक्शन एंड रिएक्शन लॉ से, यहां पर टेंशन 200 के बराबर है एक्शन रिएक्शन लॉ से। और राइट पोर्शन में और लेफ्ट पोर्शन में, राइट और लेफ्ट पोर्शन में बराबर टेंशन है आइडियल कंडीशंस की वजह से। और आइडियल कंडीशंस की वजह से ही सेंटर वाली जो टेंशन होती है, टेंशन इन द सेंटर वाली स्प्रिंग, वो इन दोनों का समेशन होगी 200 और 200, यानी कि 400 न्यूटन। 400 न्यूटन की टेंशन यहां पर होगी। फिर ये आइडियल होने की वजह से राइट पोर्शन में और लेफ्ट पोर्शन में, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट आप हमेशा बराबर करना, राइट पोर्शन और लेफ्ट पोर्शन बराबर होगा। तो अगर यहाँ 400 न्यूटन है तो यहाँ पर भी 400 न्यूटन हुआ। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि ये जो सीलिंग वाली है उसके अंदर कितना टेंशन होगा, बताओ जरा। जो सीलिंग वाली है ना, इसके अंदर कितना टेंशन दिखाओगे, इस लॉजिक को समझ गए अगर तो आप। अरे बड़ा आसान लॉजिक है भाई, बहुत ही आसान लॉजिक है, समझो तो एक बार, थोड़ा दिमाग खोल के एक बार पढ़ो। 400 न्यूटन यहां पर और 400 न्यूटन यहां पर, तो जो सेंटर होगा उसमें डबल हो जाएगा, यानी यहां पर टेंशन फोर्स होगी 800 न्यूटन की। इतना आसान सा लॉजिक है। अब इस 4 किलोग्राम बॉडी की तरफ नजर डालते हैं। तो इस पर नजर पड़ी मेरी कि 400 न्यूटन का तो टेंशन हो गया, और ग्रेविटी की वजह से 40 न्यूटन, 40 न्यूटन ग्रेविटी की वजह से। तो ये ऑब्वियस है कि 400 की वैल्यू 40 से तो ज्यादा ही होती है, यानी ये बॉडी ऊपर एक्सेलरेट कर गई। और अब हम सिंपली क्या कर देंगे, 400 माइनस 40 इक्वल टू इसका मास 4 इंटू एक्सेलरेशन ए, दैट्स ऑल। इसमें आंसर आ जाएगा 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो बहुत ज्यादा हो गया। खैर 90 बहुत ज्यादा है। इस तरीके से आप जितनी मर्जी पुली लगाओगे आपको आंसर मिलते जाएंगे। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर मुझे तुम लोगों से चाहिए, एक क्वेश्चन का आंसर मुझे तुम लोगों से चाहिए, ठीक है। अब आप अपना आंसर दो, अब आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो और मुझे आंसर देना क्या आएगा। जितनी मर्जी हम पुलिस में बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर फिर हमने यहां पर एक पुली लगाई, इसको इधर की तरफ हमने ग्राउंड से अटैच कर दिया। फिर यहां पर आए, यहां पर भी एक पुली लगाई, उसको भी हमने ग्राउंड से अटैच कर दिया। और यहां पर आकर के हम इसको पुल करेंगे, है ना, इस वाली स्ट्रिंग को डाउनवर्ड पुल करेंगे। 3 पुली हो गई हमारे पास। लेकिन अब मैं सिंबॉलिक फॉर्म में जाऊंगा। सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग यहाँ पर डाउनवर्ड पुल करेंगे बाय द फोर्स कैपिटल एफ, डाउनवर्ड पुल ऑफ फोर्स एफ। और यहाँ पर मास एम है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ एम। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दूंगा मैं, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम।
हाँ, आपको इतना बता दे रहा हूँ कि ये ऊपर जा रहा है, इतना आपको बता दे रहा हूँ कि ये ऊपर जा रहा है, इतना आपको बता दे रहे हैं कि ये बॉडी ऊपर जा रही है। अब आप सिंबल्स के फॉर्म में आंसर दे दे कि क्या आंसर बनना चाहिए यहाँ पर, सिंबल्स के फॉर्म में। न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में तो आ ही जाएगा, बट सिंबल के फॉर्म में क्या होगा, इसको ध्यान से देखो। ठीक है जी प्रणव जी। हाँ, इसे लॉजिक को समझो। एक पुली का एग्जांपल लिया, फिर डबल पुली का एग्जांपल हो गया, अब ये 3 पुली का एग्जांपल हो गया, ऐसे नंबर ऑफ पुली बढ़ाते चले जाओ। देखो क्या होगा, यहाँ पर एफ है, काफी लोग गलत कर रहे हो इसमें, वैसे काफी लोग मतलब आंसर के नजदीक पहुंच करके गलत कर रहे हो। यहाँ पर एफ होगा तो यहाँ पर टेंशन 2F के बराबर होगा। ये ध्यान है, यहाँ पर टेंशन 2F के बराबर क्यों कह रहा हूं, ये प्रीवियस लॉजिक से है ना। अब अगर यहाँ पर 2F होगा तो यहाँ पर टेंशन फोर्स, यहाँ पर टेंशन फोर्स 4F होगा, और राइट वाली टेंशन और लेफ्ट वाली टेंशन सेम होती है, तो ये यहाँ पर टेंशन फोर्स की वैल्यू 4F के बराबर दिखाई जाएगी, यहाँ पर टेंशन इक्वल टू 4F। ठीक है जी, और उसके अलावा mg, बस खत्म हो गया। 4F की टेंशन ऊपर की तरफ, mg की फोर्स नीचे की तरफ, इक्वल टू ma, खत्म, बस इससे आंसर आएगा। दैट्स ऑल, इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। और यहाँ पर बताना सीलिंग वाले में कितनी टेंशन होगी, अगर यहाँ पर टेंशन निकालने को दिया जाए कि जो सीलिंग वाली स्ट्रिंग है वहां पर टेंशन कितनी है, अगर आप समझ गए तो। ये 8F, सभी के आंसर आ रहे हैं, शाबाश। तो ये फर्क पड़ता है, देखो आप जब धीरे धीरे सुनोगे ना तो आपको सब समझ आएगा, हर चीज समझ आएगी, आराम से समझ में आएगी, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इस क्वेश्चन में क्या करने जाएंगे कि हम उस आदमी की जगह पर, है ना, उस आदमी की जगह पर, ये जो पर्सन है उसकी जगह पर हम कोई ब्लॉक अटैच करेंगे। अब थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ सकता है। हाँ जी प्रणव। देखो कई सारी चीजें हैं इसमें, एक्चुअली कई सारी चीजें हैं। एक 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 क्वेश्चन और देखने आपको, बस उसके बाद एक क्वेश्चन रुक जाओ, एक क्वेश्चन रुक जाओ दिव्यांशी, नेटवर्क चेक करो भाई। इसमें हम ना क्या करने जा रहे हैं, ऐसे करके पुली लगाएंगे, पुली का अरेंजमेंट चेंज किया मैंने, पुली का जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट ही चेंज कर रहा हूं मैं। पहले इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से ना, बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा आपको, बहुत ही अच्छी तरीके से। ये हमने इस तरीके से अरेंजमेंट बना रखा है, और यहाँ पर हमने कोई मास m लगा रखा है, और यहाँ पे जाकर के हम उसको खींचेंगे, इधर की साइड गए और इसको पकड़ करके हम लोग डाउनवर्ड पुल कर रहे हैं। ये अरेंजमेंट है, ठीक है, ये वाला अरेंजमेंट है हमारा। हालांकि ये भी सिमिलर टॉपिक है, बट फिर भी समझ जाना चाहिए आपको। ये पुल इक्वल टू एफ है। चलो बताओ, ये ऊपर जा रहा है, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आना चाहिए, सोच के बताओ शाश्वत। ये एम मास है, ठीक है सुभी, सिर्फ टेंशन फोर्स देखते जाओ, टेंशन फोर्स देखते जाओ, आंसर आता जाएगा। कि अगर आप यहाँ पर फोर्स एफ लगा रहे हो, यहाँ पर, यहाँ, ठीक है अदिति, शाबाश, आंसर हो जाएगी, थोड़ा ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो दिव्यम। हाँ जी विनायक ठीक है, मयंक सही है, विश्वास, विश्वास ग्रेविटी कंसिडर करो, आयुष, आरुज, मुग्धा सही है, दिव्यांशी सही है। दिव्यांशी आगे राइट हैंड साइड लिखो इक्वेशन की, इक्वेशन की राइट हैंड साइड लिखो, अरुज अग्रवाल ठीक है, आयुष सहगल ठीक है बच्चा। भाई बहुत फास्ट मैसेजेस आ रहे हैं, तो जिनके मैसेज में रीड कर पा रहा हूँ, ठीक है, अक्षांश सही है, इबाद अनवर सही है। इसका मतलब ये वाला कंसेप्ट सही हो गया आपका, ठीक है दिव्यांशी। वंश भाटिया आंसर चेक करो, विश्वास मिश्रा सही है, अभिज्ञा, आशुतोष श्रीवास्तव ठीक है, अनुषा शुक्ला इक्वेशन में गलत है, मिस्टेक है इक्वेशन में, भदौरिया जी इक्वेशन मिस्टेक है, शिवांश पांडे इक्वेशन में मिस्टेक है, अविरल मिस्टेक है। देखो अगर यहाँ पर एफ दिखा रहे हो तो यहाँ पर टेंशन फोर्स की वैल्यू एफ के बराबर, यहाँ पर टेंशन इक्वल टू एफ। राशि गुप्ता जी
शायद गड़बड़ है अभिज्ञा, ठीक है देखो समझाते हैं, अब रुक जाओ कौस्तुभ, रुक जाओ बच्चा। इधर टेंशन एफ के बराबर, तो पड़ोसी में भी एफ होगा, यहाँ पर भी टेंशन इक्वल टू एफ, और अगर यहाँ एफ तो इसके बगल में भी एफ, ऐसे समझो राइट लेफ्ट बराबर होना चाहिए, राइट लेफ्ट हो गया, फिर यहाँ राइट लेफ्ट एफ। अब अगर ये दोनों एफ हो गए, ये दोनों एफ हो गए, तो बीच वाली स्ट्रिंग की जो टेंशन होगी, यानी यहाँ पर जो टेंशन फोर्स आएगी बीच वाले स्ट्रिंग में, मिडिल स्ट्रिंग हमेशा साइड वालों का समेशन होगा, यानी कि टी डैश की वैल्यू 2f बन जाएगी, और यहाँ पर mg, बाकी खत्म हो गया, 2f माइनस mg बराबर ma, खत्म। इतना करना है आपको, समझ गए ये बात? तो एक आर्टिकल हमारा ये खत्म हो गया, यहाँ से एक आर्टिकल यहाँ से हम लोग खत्म कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब एक काम करें यार थोड़ा सा ना, एक और आर्टिकल इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो नहीं प्रणव, उसके बारे में डिस्कस, एम के साथ वाला तो सेम एक्सेलरेशन जाएगा, यहाँ पर तो सेम एक्सेलरेशन होगी, यहाँ पर तो सेम एक्सेलरेशन होगी, यहाँ पर एक्सेलरेशन सेम होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर अब आप यही क्वेश्चन अगर बदल दो ना, आप देखो कितना अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट देखो कैसे हम बदलते हैं, और एक अरेंजमेंट बदलने से, क्योंकि होता क्या है कि एज अ स्टूडेंट हम लोग को ऐसा लगता है कि सब कुछ तो एक जैसा ही है, हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो सब कुछ वैसा ही तो चल रहा है जैसा पहले चल रहा था, फर्क क्या पड़ा हमारे लिए। तो मैं आपको यही डायग्राम कॉपी करके दिखा रहा हूँ, यही डायग्राम कॉपी करेंगे और सब कुछ चेंज हो जाएगा थोड़ा सा चेंज करने के बाद। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर इस पर्सन की जगह पर कोई मास सस्पेंड करेंगे, यहां पर कोई ब्लॉक लगा देते हैं। अब एक एग्जांपल से आपको एक बात समझ में आ गई है कि किसी स्ट्रिंग को पुल करना और उसकी जगह वहां पर मास लगाना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। पुलिंग द स्ट्रिंग और अटैचिंग अ मास ऑन द स्ट्रिंग, दे गिव डिफरेंट रिजल्ट। पुलिंग द स्ट्रिंग में एक्शन रिएक्शन कंसेप्ट की वजह से जितना पुलिंग फोर्स आप लगाओगे वही टेंशन बन जाएगी, लेकिन अगर आप ब्लॉक अटैच करोगे, मान लो m2 मास का ब्लॉक अटैच कर दो, तो इसके वेट के बराबर टेंशन नहीं आएगा, टेंशन फोर्स इसके वेट के बराबर नहीं आता कभी, क्योंकि ये स्टेशनरी बॉडी नहीं होगी। और इधर m1 और m2 हैवी है, बहुत ज्यादा हैवी बॉडी है, मतलब हमको ये पता है कि ये बहुत हैवी बॉडी है, तो ये नीचे आएगी और m1 ऊपर जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है एक्सेलरेशन क्या होगा m1 और m2 का, ये क्वेश्चन है, फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ m1 एंड m2, और उसके अलावा स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा ये भी बताना है आपको, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करना है। तो ये कैसे होगा, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, पहले बता दें आपको, जिन लोगों ने कर रखा है उनके लिए तो ठीक है, अदरवाइज ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ट्राई करो अरुज, अरुज नहीं शुभांकर, तुम तो कर चुके हो मुझे पता है, अरुज। तो हम यहाँ पर एक काम कर रहे हैं, सुनिए, तो हम लोग बस काउंट करके एग्जैक्टली 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं यार, 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं, 5 मिनट्स के बाद आइए, 7:45 रीज्वाइन करो, 5 मिनट का जस्ट एक नॉर्मल ब्रेक है, आप 7:45 पर आओ।